हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो चीज़ें की थी। पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्विस टैक्स के बारे में, नॉर्मल प्रोविजंस देखे थे, हाँ या ना। सर्विस क्या होती है, उसकी डेफिनीशन क्या होती है, उसके पार्ट्स फैक्टर्स जो थे उनके बारे में डिफाइन किया था। उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव लिस्ट के बारे में देखा था, और कितनी नेगेटिव लिस्ट बताई थी? 7। अब हम बोलने जा रहे हैं दैट इज योर एग्जेम्पशंस एंड अबेटमेंट। जब हमने बात की थी नेगेटिव लिस्ट की ना, तो ये याद रखना, नेगेटिव लिस्ट की जो सर्विसेज होती हैं आउटसाइड द स्कोप ऑफ सर्विस टैक्स होती हैं। पक्का? और जो नेगेटिव लिस्ट होती है, सॉरी, जो हमारा एग्जेम्पशंस होता है, ये थ्रू नोटिफिकेशन होता है। एंड नोटिफिकेशन पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। और ये पावर यूज किया जा सकता है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके चीजों को, सरकारी अधिपत्र में, कि ये वो सर्विसेज हैं, अगर हम इनको यहां नहीं लिखते तो दीज सर्विसेज वे आर चार्ज टू टैक्स, बट नाउ cause those services are having under the category of exemptions, that's why these services are not charged to tax, but these services are under the scope of service tax. Is it clear? तो यहां तो टैक्स लगता ही नहीं है, लेकिन यहां टैक्स लगता है लेकिन माफ है। टैक्स लगता है लेकिन पार्टली लगता है, फुल्ली नहीं लगता, उसको हम कहते हैं अबेटमेंट। तो एग्जेम्पशन एंड अबेटमेंट ये गवर्नमेंट का पावर है। क्लियर है? पूरी वैल्यू पर सर्विस टैक्स लगाएं या उसके किसी पोर्शन पर लगाएं, किसी पोर्शन पर लगाएं, हटाएं। पक्की बात है। आज हम लोग सर्विस टैक्स की उस एग्जेम्पशन लिस्ट की बात करेंगे जिसमें ना 40 सर्विसेज हैं। कितनी? पूरा तो हो नहीं पाएगा आज, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे जितनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं ट्रांसफर हो जाए। क्या हैं ये सर्विसेज, एक एक करके देखा जाए। अभी जब हम पढ़ाएंगे तो हर चीज़ डिटेल में पढ़ाएंगे, और जब एग्जामिनेशन लिस्ट ख़त्म हो जाएगी तो उसकी एक सॉन्ग बनाकर, गाना बनाकर 2 लाइनें आपको बता देंगे, उसमें वो सारी सर्विसेज कवर्ड हो जाएंगी। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, लेकिन वो सबसे लास्ट में। अभी जो भी हम पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है आपका सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नहीं है। हम लोगों ने जब नेगेटिव लिस्ट देखी थी वहां देखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। लेकिन यहां बाय नहीं है, स्टार्टिंग हो रही है 2 से। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन और अप्रूव्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, WHO है। अगर हम
अपनी सर्विसेज, आई एम अ पर्सन, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड अ सर्विस टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनली अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, then in that case services provided by me will be exempt. टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. पहला पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन और अप्रूव्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. Services provided to the United Nation and specified international organization are exempt. Clear है? International Civil Aviation Organization इसका एग्जाम्पल है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका एग्जाम्पल है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल है. कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, हाँ या ना. यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसको हम लोग बोलते हैं. आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. ध्यान देने वाली बात यह है, ढंग से सुन लें, ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मी टू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जेम्प्ट, बट services provided by these organization to anybody is charged to tax. हमने नेगेटिव लिस्ट में बोला था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया. यहां मैं बोल रहा हूं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जेम्प्ट. It doesn't mean at all that services provided by these international recognized organization or United Nation organization to anybody in taxable territory in India are not charged to tax. I am not trying to say that. मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ. वो अगर सर्विसेज देंगे that is very much charged to tax. Is it clear? पक्की बात है. दूसरा, हेल्थ केयर सर्विसेज. हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला है, यूनाइटेड स्टेट नहीं बोला. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं बताते हैं थोड़ी देर में. लिस्ट है पूरे यूनाइटेड नेशंस हैं. कौन से? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं भी हो सकता है. यूनेस्को क्या है? वर्ल्ड वाइड है. क्राई क्या है? वर्ल्ड वाइड है. ये एक इंडिया लेवल का नहीं है. WHO क्या इंडिया के लिए काम करता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या इंडिया के लिए काम करता है? वर्ल्ड वाइड है. इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला. क्लियर? सुन लें और बीच में मेरी बात समझना, कोई दिक्कत नहीं है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. लेकिन लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर हम लोग छोटे छोटे डाउट दूर करेंगे तो हो जाएगी प्रॉब्लम. हम लोग अपने पथ से पथभ्रष्ट ना हों, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, हमें उसमें कोई, असल में दिमाग फिर दूसरी जगह चला जाता है. जो एक सीक्वेंस बना रहता है वो कोई दिक्कत नहीं. आप पूछिए, लेकिन थोड़ी देर बाद हाथ उठाकर हम आपको मौका देंगे. दूसरा मैंने कहा हेल्थ केयर सर्विसेज. हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं सर, आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं क्या? हाँ. नर्सेज की बात कर रहे हैं, कंपाउंडर की बात कर रहे हैं. हाँ. आप किसी नर्सिंग होम, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं. हाँ. एम्बुलेंस की, हाँ जी हाँ, ये सारी सर्विसेज आएंगी इसमें. कोई इंडिविजुअल एज अ डॉक्टर सर्विसेज देता है, उसकी सर्विसेज आएंगी. कोई इंडिविजुअल एज अ पैरामेडिक्स स्टाफ की तरह काम करता है. पैरामेडिक स्टाफ क्या होते हैं? नर्स होती हैं, कंपाउंडर होते हैं, जिनको टेक्निकली स्किल होता है काम करने का अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीनियर और डॉक्टर्स वॉट एवर द केसेस. पैरामेडिक स्टाफ होते हैं, उनकी भी सर्विसेज माफ है. अगर एम्बुलेंस की कोई फैसिलिटी देता है पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे, तो वो भी सर्विसेज माफ है. अगर आपने क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट या नर्सिंग होम वगैरह स्टार्ट किया है, देन उसकी भी सर्विसेज माफ है.
अब मैं बोलूं पक्का। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, तीनों चीजें आ गई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस अदर देन दो स्पेसिफाइड इन अबाउट, ठीक है। डॉक्टर्स आ गए, नर्सेज आ गई, स्टाफ आ गया, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस भी आ गई, एस्टेब्लिशमेंट्स भी आ गए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड्स, जानवरों के जो होते हैं वेटनरी जो क्लिनिक्स होते हैं, देखते हैं जानवरों को, देखभाल करते हैं, डॉक्टर्स, जानवरों के डॉक्टर, वो भी कवर्स हैं क्या? हाँ या ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम है। तुमने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, वो कवर नहीं होगा। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, वो इसमें कवर नहीं होगा। नहीं, वो इसमें कवर नहीं होने वाला। ढंग से सुनना, डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट व्हेन undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects and development abnormalities, injury और trauma। अगर किसी का चेहरा जल गया है, बीमारी हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए अगर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ रही है तो वो उसमें कवर हो जाएगा, तो वो सर्जरी का केस आ जाएगा। लेकिन अपने चेहरे को अच्छा दिखाना है, नाक छोटी करनी है, नाक बड़ी करनी है, नहीं समझे, पेट की चर्बी हटानी है, तो बेटा ये सब काम नहीं होने वाला, इसमें कवर नहीं हो, वो सर्विस टैक्स के दायरे में आ जाएगा। बोलो हाँ। किस तरह के डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं सर आप? झोला छाप डॉक्टर या हकीम और वैद्य की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या अथॉरिटीज़ की। जैसे यूनानी दवाएं चलती हैं हिंदुस्तान में, अथराइज्ड हैं। एलोपैथी तो है ही है, आयुर्वेदिक है ही है, होम्योपैथिक है ही है, नेचुरोपैथी है, योगा है, सिद्धा है, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना? बोलो तीसरा पॉइंट, पहला समझ में आया, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस और स्पेसिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा हेल्थ केयर सर्विसेज, क्लियर है। तीसरा स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज। स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? कॉर्ड का नाम सुना है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कॉर्ड नली जो होती है, आजकल उसका भी इंश्योरेंस होता है, उसको भी। अब पहले ज़माने में हम लोग उसको ज़मीन के नीचे दबा देते थे, लेकिन आजकल क्या है, साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि उसको सेफ रखता है, पहले ही पता लगा देगा जन्म के समय कि इस बच्चे को 25 साल बाद ये बीमारी होने वाली है, नॉर्मल इसको कौन सी बीमारियां होंगी वो पहले ही पता चल जाएगा, और उन बीमारियों का इलाज उस कॉर्ड से ही होगा। समझे मेरी बात? तो स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज, अगर उस कॉर्ड को प्रिजर्व किया जाए और उसका इंश्योरेंस या प्रिजर्व करने का कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उसकी भी सर्विसेज माफ है, उसकी भी सर्विसेज। तो स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक्स बाय वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू सच प्रिजर्वेशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। तीसरा मैंने बताया स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज। यहां बैंक का मतलब पैसा नहीं, हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल के बगल से गुजरो तो नाक बंद हो जाती है, ये नहीं क्रोसिन ले लीजिए, एनासिन ले लीजिए, इतना वेस्ट पड़ा रहता है, जो सूंघ ले उसकी भी तबीयत खराब हो जाए। हाँ,
आखिर उस वेस्ट को ट्रीट कैसे किया जाए। उसको जानवर लेते हैं, जानवर खाते हैं, इंसान भी यूज़ कर सकता है गलत तरीके से, हाँ या ना। तो स्टेम ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, आखिर उस वेस्ट का ट्रीटमेंट करना यानी उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना ताकि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जा सके, लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो। प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत बड़ी बात होती है। कहने के लिए तो इतना छोटा डब्बा आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, कीड़ों को मारने के लिए, लिखा रहता है उस पर साफ साफ, कृपया इसको खुला ना छोड़ें, कृपया इसको यूज़ करने के बाद इधर उधर ना फेंकें, इसको ज़मीन के नीचे दबा दें, लिखा रहता है प्रॉपरली। सोचो इतना भयंकर, इतना घातक होता है उन चीज़ों को। अब वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो वेस्ट होते हैं उनको बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज दे रहा है, दो सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। इज इट क्लियर? अभी तक मैंने टोटल कितने बताए? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हेल्थ केयर सर्विसेज, तीसरा स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज और बायोमेडिकल वेस्ट सर्विसेज, वेस्ट ट्रीटमेंट सर्विसेज। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो एनजीओज होते हैं नॉर्मली, कौन? एनजीओज, चैरिटेबल ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में। उसके प्रॉपर फॉर्म्स होते हैं, उनको भर करके आपको कमिश्नर के यहाँ जमा करना पड़ता है। कमिश्नर आपको बुलाता है और पूछता है आपका क्या सिस्टम रहेगा, किस तरह की आप लोगों को सर्विसेज देते हैं, कौन सा नॉलेज, कौन सी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी को। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको अगर कमिश्नर अप्रूवल दे देता है तो कहा जाता है कि हाँ यू हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, आप पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए, नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए आप काम करते हैं तो आपको इसकी छूट मिलेगी। और अगर आपने उस तरह की कोई सर्विसेज दी तो वो माफ़ होंगी। कौन कौन सी सर्विसेज जरा एक बार हम देख लेते हैं। चैरिटेबल एक्टिविटी मीन्स, कौन कौन सी एक्टिविटी? चैरिटेबल एक्टिविटी मीन्स पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ। सबसे पहले तो हम पब्लिक हेल्थ की बात कर लेते हैं। धर्म को आगे ले जाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को आगे ले जाने के लिए दूसरा पॉइंट है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, भलाई के लिए, उनके पढ़ाई के लिए। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इज इट क्लियर? सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक हेल्थ की। चैरिटेबल एक्टिविटीज में पब्लिक हेल्थ आता है। कौन कौन सा पब्लिक हेल्थ? केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, persons affected with HIV or AIDS or person addicted to a dependence forming substance such as narcotic drugs or alcohol। तो पब्लिक हेल्थ केयर बाय काउंसलिंग, काउंसलिंग कर रहे हैं या केयर कर रहे हैं, किस चीज़ का? चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में केयर और काउंसलिंग का काम कर रहा है। पहला मैंने बताया, अगर कोई मेंटली डिसऑर्डर है, फिजिकली डिसऑर्डर है, सीवियर हो, डिसेबिलिटी हो, वो भी कवर हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया HIV और एड्स से प्रॉब्लम है। तीसरा पर्सन जो नारकोटिक ड्रग्स जिसका इलाज चल रहा है और उसको काउंसलिंग और केयर की ज़रूरत है। ठीक है ना? पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंशन हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। उन चीज़ को पहले से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर का काम ऊपर कर रहे हो, अगर आप प्रिवेंशन का काम कर दो तो बेटर है। की बात है ना? आप उसको जागरूकता, अवेयरनेस फैलाओ उस चीज़ में। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ये भी सोसाइटी का वर्क है या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के दायरे में आएगा।
एजुकेशनल प्रोग्राम, किसका एजुकेशनल प्रोग्राम? एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबंडेंट ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन, जिन बच्चों के पास घर नहीं है, जो अनाथ हैं, या जिनके माँ बाप ने जिनको छोड़ दिया है, हाँ या ना। दूसरा, फिजिकली और मेंटली एब्यूज्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, जिनको प्रॉब्लम है, उनकी आप देखभाल करते हैं, उनकी एजुकेशनल एडवांसमेंट की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रिजनर्स, कैदियों के, उनके दिमाग को सेकना, काय के लिए जुर्म करता है रे, ना कर, समझाना। पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन अ रूरल एरिया, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सोसाइटी का काम इतना कुछ है और लगभग हर चीज़ को कवर किया गया है जो हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। रास्ते में जाते हो भिखारी भीख मांगते हैं, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। दो तरीके होते हैं, एक जिसकी मजबूरी है, एक जिसकी मजबूरी नहीं है, दोनों है ना। उनको अवेयर करना हमारे लिए क्या है, रोग है। क्या है? गवर्नमेंट लिखती है बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर, बड़े बड़े भिक्षाटन को बढ़ावा ना दें, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है आप पैसा दोगे कोई एक बच्चा और किडनैप हो जाएगा। नहीं समझे? आपने यहाँ उसका चेहरा देखकर 5 रुपए दे तो दिया, लेकिन जिसका बिजनेस है वो दूसरे बच्चे को किडनैप करने के लिए फिर तैयार बैठा है। नहीं समझे? उससे और सोशली इल यानी इल सोसाइटी पैदा होती है, बीमार। दूसरा देखें, रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस धार्मिक, शादी हो गई, बर्थडे पार्टी, नाना नाना, ढंग से सुनना। रिलीजियस सेरेमनीज नॉर्मली 16 संस्कार कहे जाते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक के। अगर एक हिंदू रिलीजन की बात करें तो 16 संस्कार, हर एक कास्ट के, हर एक रिलीजन के अपने अपने सेरेमनीज होते हैं। हम लोगों में जैसे नॉर्मली 16 संस्कार माने जाते हैं, तो वो हर संस्कार पैदा होने से लेकर मरने तक, बर्थडे ना मनाना, पैदा होने से लेकर मरने तक के जो संस्कार होते हैं उनको हम रिलीजियस सेरेमनी कहते हैं। तो कहा गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस ceremonies are exempt from service tax. Life cycle rituals including special religious pujas conducted in terms of religious text by a person so authorized by such religious text. Occasions like birth, marriage and death involve elaborate religious ceremonies. तो अगर कोई बंदा इन रिलीजियस सेरेमनीज का सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो माफ है। क्लियर है? सोसाइटी के बाद हमने क्या बात की? रिलीजियस सेरेमनीज। यहां तक कोई दिक्कत? सर अब तक देखो डिटेल में पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहूं तो मैं एक एक लाइन, दो लाइन बढ़ा करके बता करके भागता चला जाऊं, कोई पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ये हमेशा के लिए सर्विस टैक्स केवल एक बेसिक नहीं है, एडवांस में भी है, फिर प्रैक्टिस में भी आएगा। तो आप एक तरह से एडवांस लेवल की ही पढ़ाई कर रहे हो पूरी, टेंशन ना लेना उस चीज़ की। ये लिस्ट कहीं भी एग्जाम में आ सकता है, 10 नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए, क्या करोगे? तो अगर रिलीजियस सेरेमनी का आएगा तो हवण करोगे। क्यों? पिलग्रिमेज सर्विसेज, जो हम लोग के 4 धाम होते हैं ना, लिखा रहता है बड़े बड़े पोस्टर, चलो अमरनाथ। अरे लिखा रहता है चलो अमरनाथ, बस की तैयारी रहती है, 50 श्रद्धालु आ सकते हैं, इस तारीख से यात्रा शुरू होगी। अगर उस तरह की सर्विसेज हम दे रहे हैं तो वो भी माफ़ है। हज कमेटी है, हज कमेटी सर्विसेज देती है, माफ़ है। पिलग्रिमेजेस services provided by a specified organization in respect of a religious pilgrimages facilitated by the Ministry of External Affairs of the Government of India under bilateral arrangement are exempt from service tax. Is it clear? Thus, the religious pilgrimages organized by the Hajj Committee and Kumayu Mandal Vikas Nigam Limited are not liable to service tax. Example दिया गया है। चलें, लीगल सर्विसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है आपके सामने, लीगल सर्विसेज। अब ये लीगल सर्विसेज 2 लोग देते हैं,
ये लीगल सर्विसेज दो लोग देते हैं, पहला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है और दूसरा इंडिविजुअल है। एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रल का नाम सुना है तुम लोगों ने? क्या काम करता है मालूम है? नहीं, क्या करता है? ये समझौते करवाता है, नॉर्मली प्रॉब्लम्स को दूर करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है। इसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर। फिलहाल हम यहाँ लीगल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विसेज दे किसको किसको, तो क्या होगा, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म जो लीगल सर्विसेज देती है, वो अगर लीगल सर्विसेज दे तो क्या होगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विसेज देती है किसी भी पर्सन को, माफ है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विस देती है किसी बिजनेस एंटिटी को, किसको? जिसका टर्नओवर 10 लाख से अधिक है, तो टैक्सेबल है, अदरवाइज माफ है। तो हम माफी की अगर बात करें तो किसी भी पर्सन को दो, नॉट टैक्सेबल। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को देती है अपनी सर्विसेज और उसकी टर्नओवर 10 लाख तक है, तो नॉट टैक्सेबल। बात समझ में आई? तो अ बिजनेस एंटिटी विद अ टर्नओवर अप टू 10 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट्स की, किसी की एडवोकेसी की फर्म है, चाहे वो इंडिविजुअल के तौर पे चाहे वो पार्टनरशिप के तौर पे, अगर ये लोग सर्विसेज देते हैं, लॉ फर्म्स होती है ना, तो अगर ये लॉ फर्म्स फैसिलिटेट करती है किसी एडवोकेट को या एडवोकेट फर्म को, तो पूरी तरह माफ है। यानी एक एडवोकेट फर्म इंडिविजुअल या पार्टनरशिप किसी दूसरे एडवोकेट फर्म इंडिविजुअल या पार्टनरशिप को सपोर्ट करे या लीगल सर्विसेज दे, 100% एग्जेम्प्ट है। दूसरा, किसी भी पर्सन को अगर ये लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे आप लोग को वकीलों की जरूरत पड़ती है, दौड़े दौड़े जाते हो, माफ होता है, उस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। और लास्ट है, अगर ये बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देते हैं जिसकी सेल्स 10 लाख रुपए तक है, तो माफ है। यानी ये 3 जगहों पर अपना फैसिलिटी दे देंगे। पहला किसी एडवोकेट फर्म को नॉट टैक्सेबल, किसी पर्सन को नॉट टैक्सेबल, किसी बिजनेस एंटिटी को नॉट टैक्सेबल व्हेन अप टू 10 lakhs। इज इट क्लियर? टर्नओवर 10 लाख तक होना चाहिए। पक्की बात है, समझ में आई बात? अ पर्सन रिप्रेजेंटेड ऑन एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अगर कोई बंदा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट कर रहा है तो भी माफ है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ठीक है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? ये हटा दें, यहां ये हटा रहे हैं। है बोर, थोड़ा बोर लगता है, नींद आती है, जम्हाई लेने का मन करता है, दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता, आंख नीचे झुकने लगती हैं, दिमाग की लाइट बंद होने लगती है, होती है ना? लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं, जब आप मार्केट में जाते हो, कोई आपसे सजेशन मांगे, तो उस समय आपकी केवल यही नॉलेज काम आती है कि आप कितने अवेयर होकर के काम करते हो। क्या समझे मेरी बात? तो दिमाग की बत्ती ना बुझे, मेंटोस खाओ। रिक्रिएशनल कोचिंग और ट्रेनिंग, रिक्रिएशनल कोचिंग और ट्रेनिंग क्या है? ये केवल 3 चीजों पर काम करता है, आर्ट, स्पोर्ट एंड कल्चर। आर्ट, स्पोर्ट एंड कल्चर, ये इस पर काम करता है।
अगर मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली हुई है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोली हुई है, डांस सीखना है, डांस सीखना है, कौन सा डांस, वेस्टर्न या कल्चरल, क्या सीखना है, आ जाओ, डांस सीख लोगे, माफ है। आर्ट सीखोगे, कौन सी आर्ट सीखना चाहते हो, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, खेल कूद करना चाहते हो, कबड्डी कबड्डी, आ जाओ, माफ है, हटा दें, हटा दें, क्लियर है। लेकिन हमने यहाँ केवल 3 चीज़ें कवर की हैं, मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद टेंशन आने वाली है। आर्ट, स्पोर्ट एंड कल्चर, ये 3 चीज़ें हैं, पक्की बात है ना। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 9 चीज़ें देखी। पहला देखा था सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड और नेशन ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड सोसाइटीज, हाँ या ना। इसके बाद सोसाइटी के साथ साथ रिलीजियस सेरेमनीज आ जाएंगी, पिलग्रिमेजेस सर्विसेज, देखो ना सोशल, यही 3 एक्टिविटीज़ लाइन से आ गई, ये दवा दारू की हो गई, ये सोसाइटी की हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई, और रिक्रिएशनल कोचिंग एंड ट्रेनिंग। अच्छा, एजुकेशनल सर्विसेज, रिक्रिएशनल कोचिंग के बाद किसकी बात कर रहे हैं, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो ही रही है तो एजुकेशनल सर्विसेज। सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, क्या है ये एजुकेशनल सर्विसेज। कोई कॉलेज देता है अपने स्टूडेंट को, स्टाफ देता है अपने स्टूडेंट्स को, कॉलेज देता है अपनी फैकल्टीज यानी टीचर्स को, ये माफ है। पहले तो कॉलेज ने दिया, कभी कभी देखते होगे लिखा रहता है, ढंग से सुनना, मजाक मजाक नहीं, घर के बाहर जाओ बेल बजाओ तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और उसी घर से एक बच्चा निकलता है, बस में बैठता है और पीछे लिखा रहता है सावधान बच्चे हैं। नहीं समझे, मिलाना मत दोनों को। हमें समझ में नहीं आती बात। दोनों जगह हम ही लोग सावधान क्यों रहे। कभी कभी दबाओ बेल तो लिखा रहता है सावधान कुत्ते हैं, अरे सॉरी कुत्तों से सावधान, और जब बेल बजाते आता है कोई इंसान, हमें दोनों में कंफ्यूजन होता है। आगे देखना, एजुकेशनल सर्विस, अगर किसी के घर पे लगा हो बोर्ड तो बुरा ना मानना, चिंता मत करना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नहीं चेंज हो जाना चाहिए। एजुकेशनल सर्विसेज, तो पहली सर्विस समझ में आई, बच्चे कॉलेज की बस में बैठे हैं, ये तुम्हें मालूम है ना, हो सकता है बस किसी और की हो, कॉलेज वालों ने उसके साथ एग्रीमेंट किया हो, वो बस आपके घर आई हो। आप ड्राइवर से थोड़ी पूछते हैं ये कॉलेज की बस है या कहीं से किराए पर ली हुई, अरे उससे तुमसे क्या लेना देना। तो कॉलेज की बस है, आपको फैसिलिटीज़ दे रही है, दूसरों की बस है, आपके बच्चों को कॉलेज लाने ले जाने के लिए फैसिलिटीज़ दे रही है, वो भी माफ है। बात समझना। अच्छा, बाई एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टीज एंड स्टाफ, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेरा वाला नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, हम अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं, हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की बात कर रहे हैं। हमने तो अपना बता दिया है पहले ही, निगेटिव लिस्ट में हमारा शामिल नहीं होता, प्राइवेट कोचिंग एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ट्यूशंस टैक्सेबल होते हैं, बता दिया है मैंने पहले ही। हम तो अपनी बात मत ना करना, मेरे को दिमाग मत रखना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दिस इज योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड कवर्ड अंडर द एग्जामिनेशन लिस्ट, नॉट एट ऑल। यहाँ पर हम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं।
तो कहा गया बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टीज एंड स्टाफ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज स्पेसिफाइड सेक्शन फलाना एंड डिमाका। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दो आएगा, टू भी आएगा, बाय भी आएगा। एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टीज। एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर पर्सन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किस तरह की सर्विसेज बाहरी लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं? कैटरिंग की फैसिलिटीज दे सकते हैं, कैंटीन की फैसिलिटीज दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह बस की फैसिलिटीज दे सकते हैं, नहीं दे सकते? सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते? एडमिशन और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से रिलेटेड फैसिलिटीज दे सकते हैं, नहीं दे सकते? ये सारी फैसिलिटीज माफ है। यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को, अपनी फैकल्टीज को सर्विसेज दे, माफ है। दूसरे लोग इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दें, चाहे वो बस से रिलेटेड हो, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग की फैसिलिटी हो, चाहे कैंटीन और कैटरिंग की फैसिलिटी हो, और चाहे एडमिशन और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से रिलेटेड फैसिलिटीज हो, सब माफ। अरे बोलना, समझ में आई बात? दिमाग का भेजा फ्राई शुरू हो चुका है। अभी तो बेटा 10 तक आए हो, 40 हैं। कितनी हैं? अली बाबा 40 चोर। यहाँ तक ठीक है। चलो, हम लोगों ने लीगल सर्विसेज देख ली। इसके बाद हम लोगों ने रिक्रिएशनल कोचिंग। रिक्रिएशनल में 3 चीज़ें आई थी, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट। कोचिंग की जब बात आई तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की, और जब एजुकेशनल सर्विसेज की बात करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज की भी बात कर लो। NSDC आएगा, SSC आएगा, अथराइज्ड बाय NSDC एंड SSC। क्लियर है? तो अगर आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम करना स्टार्ट कर दिया है तो अच्छी बात है, हो सकता है ये स्किल डेवलपमेंट आपके स्पोर्ट्स में काम आए। बोलो ना। स्पोर्ट्स सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करना। स्पोर्ट्स सर्विसेज कौन? प्लेयर करेगा अपने इंस्टीट्यूशन को, BCCI को या ICC को, इनको सब फैसिलिटी देगा, या BCCI या ICC प्लेयर्स को फैसिलिटी देंगी। दोनों की बात हो रही है। गेम ऑर्गेनाइज करने वाले को क्या बेनिफिट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। जरा देखते हैं, जरा देखें। स्पोर्ट्स सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। यानी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय। कौन कौन सर्विसेज दे रहा है? एक प्लेयर दे रहा है, एक अंपायर दे रहा है, एक कोच दे रहा है, एक रेफरी दे रहा है, एक फलाना दे रहा है, एक डिमाका दे रहा है। दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी पहली वाली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को फैसिलिटीज या सर्विसेज दे रही हैं। नेक्स्ट चलें। अच्छा, ये जो IPL हो रहा है तो क्या ये माफ है? ये माफ नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मानी जाती हैं। और जरा देखो, सर्विसेज ऑफ अ प्लेयर प्रोवाइडेड टू अ फ्रेंचाइजी विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। चलें। Services provided by individuals such as selector, commentators, curators, technical experts, इनकी सर्विसेज माफ नहीं है बल्कि टैक्सेबल है। हम लोगों ने माफ किया था जो डायरेक्ट उस गेम में इन्वॉल्व हैं। ऊपर देखो, प्लेयर, रेफरी, कोच, मैनेजर, टीम फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, जो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में। और ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सेलेक्टर होते, टीम सेलेक्टर, इनकी सर्विसेज टैक्सेबल है। कमेंटेटर्स, इनकी सर्विसेज टैक्सेबल है। बात समझ में आई? चलो। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन,
नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और अ फेडरेशन, दैट्स इट। ये हमारी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, आईपीएल वगैरह नहीं है। चले, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोगों ने अपना हिसाब खत्म किया था रिक्रिएशनल कोचिंग, उसके बाद फिर कोचिंग एजुकेशनल, एजुकेशनल के बाद स्पोर्ट्स पर आ गए और स्किल डेवलपमेंट पर आ गए। क्लियर? स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप ऑफ दो लाइनें हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, किस चीज का स्पॉन्सरशिप? स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप करना, स्पोर्ट्स इवेंट को स्पॉन्सर करना बाय अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इट्स एफिलिएटेड फेडरेशन, एंड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डी पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक भारत, बाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स सर्विस बोर्ड, एज पार्ट ऑफ द नेशनल गेम बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अंडर द पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। क्लियर है? ये माफ है। अब कहोगे सर ये सारे एसोसिएशन याद करने पड़ेंगे? नहीं, याद नहीं करने। एक बार पढ़ लेता है, दो बार बंदा पढ़ लेता है तो शायद एग्जामिनेशन हॉल में वो क्लिक करती हैं चीज़ें। ठीक है ना? तो नाम पढ़ते रहना, जब जब इसको रिवीजन करना नाम जरूर पढ़ना, ये नहीं कि फालतू की चीज़ है, एक बार ज़रूर देखते रहना। आगे चल सकते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप हो रही है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सरशिप हो रही हैं तो माफ़ होती हैं। अगर आपने इन एसोसिएशन जो नीचे नाम मैंने लिए उनको आप कोई चीज़ स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, आप पैसा दे रहे हो तो उनको प्रोवाइड करवाने वाली स्पोर्ट्स इवेंट हमारी माफ़ हो जाएगी। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, मैंने कहा था कि मैं यहाँ थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, फ़र्क समझना। आर्टिस्ट का परफॉर्म करना और आर्ट सिखाना दोनों में अंतर होता है। तुम्हें इंडियन डांस सीखना है, कल्चरल डांस सीखना है, वेस्टर्न डांस सीखना है, आई एम प्रोवाइडिंग दोज सर्विसेज, दैट इज एक्सेप्टेड। लेकिन तुम डांस करने चले गए सीख करके वेस्टर्न डांस और कमाने लगे तो बेटा वो टैक्सेबल होगा। अब जरा देखते हैं, बात करते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर आर एग्जेम्प्ट। क्लासिकल और फोक माफ है। आर्टिस्ट परफॉर्मेंस में, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस में, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, परफॉर्मेंस। जब हम आर्टिस्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कल्चरल एंड फोक की बात करेंगे, हाँ या ना? चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो ड्रामा हो यानी थिएटर हो। क्लियर हो? क्लियर है? तो म्यूजिक, डांस और थिएटर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। इज इट क्लियर? हाँ या ना? आप आर्टिस्ट हैं, आपको मैंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कि आप मेरी पेन का एडवर्टीजमेंट करो, भैया टैक्सेबल है। आप वेस्टर्न डांस करके कमाते हो, टैक्सेबल है। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक चीज़ और ऐड कर लेना, आप कल्चरल डांस करते हो, कल्चरल म्यूजिक है, आर्ट है, सब माफ है, लेकिन कंसिडरेशन आर्टिस्ट का 1 लाख रुपए तक हो। 1 लाख रुपए से अधिक का अगर आपने कंसिडरेशन मांग लिया बेटा टैक्सेबल है। अप टू ₹1 लाख। If the consideration charged for such performance is not more than ₹1 lakh, यानी up to ₹1 lakh. However, exemption will not apply of services provided by such artist as a brand ambassador. अब वही आर्टिस्ट जो कल्चरल डांस करता है तो डांस का आप करो, माफ है, लेकिन आप ब्रांड एम्बेसडर बन करके सर्विसेज दोगे तो माफ नहीं है। आप पिक्चर में काम करोगे, कहोगे हम तो आर्टिस्ट हैं, माफ नहीं है बेटा। ठीक है ना?
सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज। अब कोई बंदा मार्केट में निकला न्यूज़ खोजने के लिए, जर्नलिस्ट है, वो न्यूज़ मेकर है, एंकर है न्यूज़ चैनल का, माफ, उसकी सर्विसेज माफ। चैनल जो हम लोग को न्यूज़ देता है, ब्रॉडकास्ट करवाता है, उसकी भी सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, पीटीआई के हवाले से खबर मिली है। वो सुनते हो ना, यूएनआई के हवाले से खबर मिली है। जरा न्यूज़पेपर पलटो तो लिखा रहता है पीटीआई, यूएनआई, ये वही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन का, मैं नहीं बिल्कुल बताने जा रहा। नीचे अगला पॉइंट है पैसेंजर का, मैं उसको बिल्कुल आज टच नहीं करने जा रहा। मैंने बताया था शायद तुम लोग को निगेटिव लिस्ट पढ़ाते समय कि बीमार करेगा और बहुत ज़्यादा बीमार करेगा, तो उस बीमारी को हम थोड़ा साइड में रखेंगे और सारी बीमारियों को एक साथ रख देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे थे। हम उस समय निगेटिव लिस्ट की भी बात करेंगे, हम उस समय एग्जामिशंस की भी बात करेंगे, और तो और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में हम अबेटमेंट की भी बात उसी समय कर लेंगे, ताकि वो सारे कंसेप्ट तीनों अपनी आंखों के सामने एक जगह लिखे हुए मिल जाएंगे, तो हमको दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो हमने पैसेंजर को भी छोड़ दिया पैसेंजर को, जहां उतरना था उतार दिया, और हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को भी छोड़ दिया। नेक्स्ट आते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि पढ़ते समय कंफ्यूजन होगा। ये चीज हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर गवर्नमेंट आपको सर्विसेज देती है तो वो चीजें माफ होती हैं, स्पीड पोस्ट वगैरह छोड़ करके, हाँ या ना, एयरक्राफ्ट वगैरह छोड़ करके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स को छोड़ करके, याद होगा, सपोर्ट सर्विसेज छोड़ करके। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है, बाई वाला निगेटिव लिस्ट में था, आउटसाइड द स्कोप ऑफ सर्विस टैक्स। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, देखो वो भी माफ है, वो भी माफ है, लेकिन किस तरह की सर्विसेज? वो उस तरह की सर्विसेज जो बेचारी गवर्नमेंट को देना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए केजरीवाल की तरह। नहीं समझे? कूड़ा नहीं हट रहा था, पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा था। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, मैं आगे आया, तुम लोग को आगे लाया। मैंने कहा सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लोकल अथॉरिटी, यहाँ गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का काम किया मैंने, गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये काम गवर्नमेंट का था, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट का काम आसानी से हो। गवर्नमेंट ने हमें हायर किया, आओ वाटर सप्लाई का काम करो, मैंने कहा ठीक है हम करेंगे। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, वाटर सप्लाई का काम, पब्लिक हेल्थ का काम, सैनिटेशन कंजर्वेंसी का काम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम, और स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन का काम, यानी कुल मिलाकर के लोगों के कल्याण का काम, जिससे आप डेली 2-4 होते हो। रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ अ वेसल स्पेशल है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अब चाहे वाटर सप्लाई का काम हो, सीवरेज सिस्टम का काम हो, सैनिटेशन का काम हो, स्लम एरिया से रिलेटेड हो, रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट या अपग्रेडेशन से रिलेटेड काम हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम हो, ये सारे के सारे माफ हैं। और लास्ट मैंने बताया रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वेसल, अगर आप वेसल का रिपेयर करते हो, मेंटेनेंस करते हो, तो वो सर्विसेज आपकी माफ हैं। स्पेशली सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, हर एक वेसल नहीं, गवर्नमेंट वेसल। इज इट क्लियर? अरे बोल दो। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। हाँ या ना? मैंने इंश्योरेंस बिजनेस छोड़ देना है अभी,
नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस बिजनेस में अभी छोड़ दे रहा हूँ, चाहे वो जनरल बिजनेस हो, इंश्योरेंस बिजनेस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ। कुछ है नहीं टफ इसमें, अभी छोड़ दे रहा हूँ। पर्पज़ इसके पीछे है आपको हमें बताना पॉइंट नंबर 31, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसीज, वॉशरूम, यही है। इसी के आगे थोड़ा इसका इम्प्रूव्ड, ये तो हम गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे थे, लेकिन अब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसीज सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेवेटरीज, यूरिनल और टॉयलेट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। ठीक है ना, लिख दें सुलभ शौचालय, सर्विसेज प्रोवाइडेड, हाँ बोलो, बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसीज। इज इट ओके? ठीक है ना, पक्की बात है। तो दोनों चीज़ें एक साथ अटैच हो गई। कभी कभी बच्चों को लाइब्रेरी भी तो चाहिए, नहीं तो हम उसको एजुकेशनल के साथ अटैच कर सकते थे। पॉइंट नंबर 18, ये है आपका बुक में पॉइंट नंबर 28, सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज by way of lending of books, publication or any other knowledge enhancing content of matter or material are exempt from service tax. Services by way of public libraries, दो चीज़ें और आज हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें कवर हो गई? पहला मैंने सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यूनाइटेड नेशन, स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसी के साथ हमने सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट कर दिया था। कहाँ कर दिया था? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट की बात आई तो पब्लिक कन्वीनियंसीज की बात आई, और पब्लिक कन्वीनियंसी के साथ साथ लाइब्रेरी अटैच हो गई फिलहाल। उसके बाद हमने डॉक्टर्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, स्टेम सेल्स, बैंकिंग सर्विसेज, बायोमेडिकल, उसके बाद सोसाइटी की बात की, सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड हो, रिलीजियस सेरेमनीज एंड पिलग्रिमेजेस की सर्विसेज, हाँ या ना। उसके बाद लीगल सर्विसेज, रिक्रिएशनल एजुकेशन जो आर्ट, डांस और म्यूजिक पर है, आर्ट स्पोर्ट्स एंड कल्चर पर है, सिखाने से रिलेटेड। अब एजुकेशनल सर्विसेज हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स इवेंट्स है, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट है, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस है। हाँ, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस आपका कल्चरल और फोक होगा, 1 लाख रुपए तक का आपका कंसिडरेशन होगा तो माफ है, उसके ऊपर का टैक्सेबल हो जाएगा। न्यूज़ प्रोवाइडिंग एजेंसीज, क्लियर है? अब हम वापस आएंगे इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, ये एग्जेम्प्ट होता है। चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, ये माफ़ होता है। जब इंश्योरेंस की बात होती है तो लाइफ को हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी चाहिए, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना आर एग्जेम्प्ट। तो दो चीज़ें फिर समझ में आई। 19 आपका था इंश्योरेंस सर्विसेज, और लास्ट है आपका अटल बीमा योजना पेंशन, हाँ है ना, स्कीम। बाकी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन और 2-4 नहीं करेंगे। 40 सर्विसेज हैं तो वी विल कंसिडर ओनली 35, नियर अबाउट 35-36 सर्विसेज। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो।
एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। शॉर्टकट नहीं बताया अभी मैंने, डिटेल में बताया है। शॉर्टकट जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये ख़त्म होगा तो उस समय शॉर्टकट भी बता देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। 7th में पिलग्रिमेजेस, आप जाइए ना, 4 धाम की यात्रा करके आइए। आपको सर्विसेज दो जो ऑर्गेनाइजेशन देगी वो माफ़ है, लेकिन सबके साथ नहीं, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हाँ बोलो। कोई दिक्कत हमें नहीं लगता यहाँ पर किसी को चाहिए, यहाँ तक टेंशन होनी चाहिए। बस देख लेते, कोई अटैच हो तो हम बता दे रहे हैं, छोटी छोटी सर्विसेज, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे। चलो एक छोटी सर्विसेज है उसको भी देख ले रहे हैं, एक दो सर्विसेज, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए बोझ कम रहे। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, बूचड़ खाना, जहाँ जानवरों को, गलत बात नहीं बोलते, स्लॉटरिंग बोलो सीधे, ठीक है ना। स्लॉटरिंग सर्विसेज होना जरूरी है। स्लॉटरिंग सर्विसेज, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESI सर्विसेज, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पढ़ा था तो उसके साथ ये भी आ जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब जितनी हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सीधी सी बात ये समझें, सब बेहुदे टाइप के बचे हुए। थैंक यू बच्चों।